नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोडेस्क कंपनी के बारे में। तो अगर ऑटोडेस्क आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑटोडेस्क, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है ऑटोडेस्क के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था या फिर मुझे इस कंपनी से कॉल किस तरह से आई थी। तो मैंने एक्चुअली लिंक्डइन के थ्रू इस कंपनी में अप्लाई किया था। लिंक्डइन के थ्रू मुझे एक जॉब पोस्टिंग दिखी थी ऑटोडेस्क की ओर से, तो मैंने वहीं पे जाकर अप्लाई कर दिया। उसके बाद 1-2 हफ्तों के बाद ही मुझे एचआर की तरफ से कॉल आ जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एचआर जो थे वो इंडिया में नहीं बैठे हुए थे, वो बाहर के थे। आई मीन सिंगापुर से मुझे कॉल आता है और मैं उनका पहला ही कॉल नहीं उठाता क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी कॉल पे लगा हुआ था और वो वेटिंग में जा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया था उस दौरान। और जब मैंने उनको फिर से वापस कॉल करने का ट्राई किया तो मेरी कॉल उन तक जा ही नहीं रही थी। ऑब्वियसली मेरी कॉल सिर्फ इंडिया तक ही जा सकती थी, बाहर नहीं जा रही थी। तो उस दौरान मैं थोड़ा सा दुखी भी हो गया कि यार पहली बार किसी बाहर की कंपनी से कॉल आया है और मैं उसको नहीं पिक कर पाया। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि किस कंपनी से कॉल आया है, सिर्फ मुझे नाम शो हो रहा था कि उस बंदे का नाम क्या था और वो किस कंट्री से था, ये शो हो रहा था। बट देन मुझे उनकी एक ईमेल आ जाती है जिसमें वो लिख देते हैं कि आई वाज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। तो उसके बाद मैंने उस ईमेल का प्रॉपर जब एड्रेस देखा तो @ऑटोडेस्क लिखा हुआ था। तब मुझे आकर पता चला कि यार ये ऑटोडेस्क की ओर से आया। तो उन्होंने नीचे एक्चुअली अपना कैलेंडर मेंशन किया हुआ था कि जो भी अगर आपकी अवेलेबिलिटी होगी तो आप उस अकॉर्डिंग मीटिंग अरेंज कर सकते हो। तो जिस तरह से भी मेरी अवेलेबिलिटी थी मैंने उस दौरान ही उनके साथ एक मीटिंग अरेंज कर दी और अगले ही हफ्ते मुझे उनका कॉल आ जाता है। इस बार जब उनका कॉल आता है तो मैं ऑलरेडी रेडी ही बैठा हुआ था कि हाँ इस टाइम पे उनका कॉल आएगा तो मैं उठाऊंगा। तो जब उनका कॉल आता है तो उस टाइम पे वो मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं। देन जो भी स्क्रीनिंग राउंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब तक ज्वाइन कर सकते हैं, उनका कितना बजट है, तुम्हारी कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने उस टाइम पे डिस्कस किया था। और उन्होंने कहा था ठीक है सब कुछ सही जगह बैठ रहा है तो हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। तो उसके हफ्ते बाद ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। और अब मैं अगर इसके टोटल राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में बात करूं तो इसमें मेजरली 3 राउंड होने वाले थे। इसमें सबसे पहला राउंड था टेक्निकल डिस्कशन, दूसरा राउंड था मैनेजरियल डिस्कशन और तीसरा राउंड था एचआर डिस्कशन। लेकिन मैं लास्ट तक नहीं पहुंच पाया था, पहले ही राउंड में मुझे रिजेक्शन देखने को मिल गई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पहले ही राउंड के बारे में ही बताऊंगा कि मुझसे पहले राउंड में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, क्या क्या कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उन सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल किया था, उन सब चीजों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि वो इस कंपनी में क्या करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी उनकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी उन्होंने मुझे उस दौरान बताई। उसके बाद उन्होंने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। तो जो भी मैंने शॉर्ट में अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था फिर मैं उन्हीं चीज़ों को एलैबोरेट करके उनको बताने लग पड़ा कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स थे, इसमें मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मेन मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बहुत बताया कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें कर रहा था। तो मैंने उनको ये सब चीज़ों के बारे में उस दौरान बताया। देन उन्होंने कहा कि ठीक है अब कोडिंग शुरू करते हैं। तो कोडिंग एक्चुअली शुरू करने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा हाउ कंफर्टेबल आर यू इन डीएसए, मतलब डाटा एल्गोरिथम के बारे में तुम्हें कुछ पता है या फिर तुमने कभी इंप्लीमेंट की है। तो मैंने कहा अगर आप पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, जैसे पाइथन में लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी, तो उस पर तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है या फिर मुझे आता है, मैंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में भी यूज़ की है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली डीएसए के बारे में पूछोगे कि बबल सॉर्ट क्या होता है, ट्रीज क्या होते हैं, बाइनरी ट्री किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप वो चीज़ों के बारे में पूछ रहे हो तो मे भी मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें मैं अभी 2 क्वेश्चंस दूंगा क्वेश्चन, तुम उसको रिजॉल्व करके बताना। सिर्फ हम डिस्कस ही करेंगे किस तरह से प्रॉब्लम होगी या फिर तुम उसको किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चन में उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट दे दी थी और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कोड मत लिखना इसके रिलेटेड, तो हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि तुम इसको किस तरह से कर सकते हो। और ये सेम क्वेश्चन था जो कि मुझे थेल्स के इंटरव्यू में भी देखने को मिला था। उस टाइम पे मैं जो चीजें एक्सप्लेन करके बताई थी उनको वही सब चीजें मैंने इनको भी एक्सप्लेन करके उसी दौरान बता दी थी। तो अब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा बहुत इलेबोरेट करके आपको बताऊं तो किस तरह से बता सकता हूं कि मान लो कि आपके पास m into n की ग्रिड थी, उसमें 0 रिप्रेजेंट करता एम्प्टी सेल को, 1 रिप्रेजेंट करता फ्रेश ऑरेंजेस को और 2 रिप्रेजेंट करता रोटन ऑरेंजेस को। और रोटन ऑरेंजेस के पास ये पावर थी कि वो अपने अप डाउन और लेफ्ट राइट वाले फ्रेश ऑरेंजेस को भी रोटन कर सकता था, यानी उनको भी खराब कर सकता था। तो मुझे एक्चुअली पर्टिकुलरली मिनट्स फाइंड करने थे कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस में एक्चुअली 1 मिनट लगता है, तो कितने ऐसे पर्टिकुलर प्रोसेस उनको करने पड़ते, कितना टोटल टाइम
लगता है कि अगर मान लो कि कई बार ऐसी कंडीशंस देखने को मिल जाते हैं कि जो 2 था वो सब 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो उस टाइम पे हमें कहना पड़ेगा कि ये इम्पॉसिबल चीज थी और उस टाइम पे हमें -1 को रिटर्न करना था। तो इस तरह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम थी। तो इसमें उन्होंने कोड लिखने के लिए नहीं बोला था, इसमें उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी अप्रोच जानना चाहता हूं कि तुम किस तरह से अप्रोच करोगे इस प्रॉब्लम को। तो हम सिर्फ जनरल डिस्कशन ही कर रहे थे। देन उनका दूसरा कोडिंग क्वेश्चन था फाइंड द मैच नंबर, कि मैच नंबर को फाइंड करना था इन m into n मैट्रिक्स। तो उन्होंने मुझे एक मैट्रिक्स दे दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई पर्टिकुलर नंबर अगर मैं बोलूं, मान लो कि 9 बोलूं, तो मुझे 9 फाइंड करके दो, तो तुम किस तरह से इसको फाइंड करोगे। तो इसमें भी सबसे पहले डिस्कशन करने के लिए ही बोला था। तो मैंने सबसे पहले उनको ये चीज़ बोली कि जितनी भी हमारे पास लिस्ट है मैं उसको डिवाइड कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं पहले वाला पार्ट देखूंगा या फिर दूसरे वाला पार्ट देखूंगा, फिर उसमें भी जाकर डिवाइड करूंगा और उसके बाद जिस भी पार्ट में वो आंसर होगा तो उसको मैं फाइंड करूंगा। तो मैंने उनको एक्चुअली बाइनरी अप्रोच थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करके उस दौरान बताई थी, लेकिन मुझसे ये चीज़ कोडिंग वे में लिखी नहीं गई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने उसके बाद एक्चुअली वो इतने सही बंदे थे कि उन्होंने मुझे वो सारा का सारा कोड प्रॉपरली समझाया भी और प्रॉपरली लिख कर भी दिया कि ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इन दिन मैं भी यही सोचूं कि सर मैं भी आपको यही चीज़ बोलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे शायद वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या चीज़ बोल रहा था या फिर मैं उनको वो चीज़ कन्वे नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद जो भी उन्होंने लिख कर दिया था तो वो बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था और इस प्रॉब्लम को इस तरह से रिजोल्व करके हम आंसर निकाल सकते थे। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ यू हैंडल अ पर्टिकुलर क्लाइंट। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी क्लाइंट को हैंडल किया हुआ था, तो जिस तरह से भी मैं हैंडल करता था मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बताया कि ये सब चीज़ें करता था किसी भी क्लाइंट को हैंडल करने के लिए। देन उनका अगला क्वेश्चन था कि क्या तुमने कभी ऐसा सिनेरियो फेस किया है कि मान लो कि तुम्हारा क्लाइंट किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं मान रहा हो और तुम्हें कन्विंस करना पड़ा हो कि यार इस चीज को कर दो, ऐसे कर दो, या फिर तुमने कभी ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि तुमने अपने क्लाइंट के साथ बात करके कोई अपनी बात मनवाई हो। तो ऑब्वियसली मैंने ऐसी चीज़ें की हुई थी पहले भी। तो मैंने उनको एक सिनेरियो एक्सप्लेन करके बताया कि मेरा एक क्लाइंट है जो कि MongoDB अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने उनको सजेशन दिया कि हम PostgreSQL को यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी उस टाइम पे सारा का सारा सिनेरियो हुआ था मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करके बताया। और इसी के बीच में उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि तब क्या हुआ था या फिर इस टाइम पे क्या हो सकता था वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन बिटवीन पूछे थे जिनको मैंने उसी दौरान उसी हिसाब से टैकल किया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन। तो मैंने उनको बोला पाइथन में हीप मेमोरी होती है जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्टोर किए जाते हैं, और इन फ्यूचर अगर हम नहीं भी यूज करना चाहते तो गार्बेज कलेक्टर होता है कि हम किसी को भी आराम से गार्बेज कलेक्टर में डाल सकते हैं। तो मैंने उनको ये सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करके उस दौरान बताया था। देन उन्होंने कहा कि हाउ मेमोरी लीक इज हैंडल्ड इन पाइथन। तो मैंने सबसे पहले तो उनको ये चीज़ बोली कि मेमोरी लीक को हैंडल करने के लिए हम गार्बेज कलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इस आंसर से प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम दिया कि तुम सोचो और सोचो, लेकिन इन दी एंड तक भी मुझसे ये चीज़ नहीं सोची गई कि इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम मेमोरी लीकेज की वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उनको ये वाला आंसर नहीं दे पाया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था कि कैन यू एक्सप्लेन DFS अप्रोच। तो मुझे उस टाइम पे इसके बारे में नहीं पता था, तो मैंने सीधा ही मना कर दिया कि सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय MRO। MRO के बारे में तुम्हें पता है? तो मैंने उनको बोला कि हाँ MRO के बारे में पता है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस में यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बताओ। तो मैंने उनको सारी की सारी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि ये होती क्या है, किस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। जो भी आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने वो सब चीज़ों के बारे में उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके बताया था, और ये कोड भी इन दी एंड लिख कर दे दिया था। कोड को एक्चुअली जब मैंने लिखा था तो उन्होंने कहा रन करने से पहले तुम इसको चलाकर बताओ कि किस तरह से ये वर्क करेगा, कौन सा प्रिंट होगा। तो पहले मैंने उनको ये चीज़ बताई, उसके बाद मैंने जब रन किया तो उसी दौरान वही सब आउटपुट भी देखने को मिल गई थी जो भी मैंने उनको उस दौरान बताई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे ऑटोडेस्क के इंटरव्यू में पूछे गए थे। आपको ये वीडियो किस तरह से लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।